गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम कुमार सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी का रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में सेकंड पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इस चीज़ के बारे में देखें कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम था उसे 3 भाग में डिवाइड करके बताया जा रहा था। ठीक है, सबसे पहला था एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, उसके बाद में था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, उसके बाद में था इंटरनल रिस्पायरेशन। तो फर्स्ट वीडियो में मैं बताया था एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, तो इंटरनल रिस्पायरेशन में है क्या कि गैसों का विनिमय टिश्यू और ब्लड के बीच में हो रहा है। हम लोग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में देखे थे कि जो गैस का जो एक्सचेंज जो हो रहा था वो लंग्स में हो रहा था, है ना। यहाँ पे मैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो था वो लंग्स में हो रहा था। इंटरनल रिस्पायरेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, तो टिश्यू और ब्लड के बीचों बीच में जो है वो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हम लोग नसल कैविटी से एयर जब लेते हैं तो वो लंग्स में जाता है। बस इतना तक जो है वो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हुआ, है ना। और उसके बाद में जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है उसे हम लोग इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें हम लोगों को जानना है कि अब है कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू जो है एक ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह को हम लोग टिश्यू कहते हैं। ये सेल है और यहाँ से ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये दोनों के बीचों बीच में जो एक्सचेंज होता है, जो गैस का एक्सचेंज होता है, इसे हम लोग इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये टिश्यू और ब्लड के बीच में ये काम हो रहा है। और टिश्यू कहते हैं किसे, तो ए ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू। इसलिए इंटरनल रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये सेल और ब्लड के बीच में ये फंक्शन हो रहा है, इसलिए इसे सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। गैसों के विनिमय टिश्यू और ब्लड के बीचों बीच में होता है। एक्सटर्नल जो रिस्पायरेशन था वो लंग्स के बीच में हो रहा है ना। इसमें फंक्शन किस तरह से होता है, तो हम लोग SbO2 के बारे में देखे थे, यानी का ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग देखे थे। तो चूंकि जब एयर फेफड़ा में पहुंचता है तो वो ब्लड में भी मिलता है, लंग्स में पहले आता है और लंग्स में ब्लड भी है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन भी है। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को लेता है और वो सेल के पास में पहुंचता है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए कि HbO2 ये दोनों मौजूद है, इसे थोड़ा और क्लियर में करके बताता हूँ। ये सेल है, ए ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ये पूरा का पूरा ये टिश्यू है और ये ब्लड ये है। ये ब्लड में HbO2 हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ये दोनों मिला हुआ है। तो जब हीमोग्लोबिन का काम हम लोग देखे थे, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या था कि ऑक्सीजन को सारे सेल तक पहुंचाने का काम कर रहा था। कौन कर रहा था, तो हीमोग्लोबिन कर रहा था। ठीक है, तो अब है यहाँ पे कि जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेकर आता है तो ऑक्सीजन को इन टिश्यू में भेज देता है, ऑक्सीजन इन टिश्यू में आ जाता है और हीमोग्लोबिन ब्लड में चला जाता है। ये दोनों फिर अलग अलग हो जाते हैं। वही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे भी बताया हूँ कि HbO2 जो है ये जब डिवाइड होता है तो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में चला आता है और ऑक्सीजन जो है वो सेल में चला जाता है। यही चीज़ है इंटरनल रिस्पायरेशन का। ठीक है, इंटरनल रिस्पायरेशन को 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है एनारोबिक और सेकंड है एरोबिक। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे एनारोबिक के बारे में और सेकंड में हम लोग देखेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। तो चूंकि एनारोबिक रिस्पायरेशन को शुगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन को एक नाम से और भी जानते हैं, शुगर फर्मेंटेशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें फंक्शन किस चीज़ का हो रहा है, तो चूंकि एनारोबिक नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है ना। इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है और इसमें ग्लूकोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। यानी का यहाँ पे फंक्शन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं कर रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज का फंक्शन होगा।
और एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का फंक्शन होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है उसे हम लोग एरोबिक कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मौजूद है उसे हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है। ग्लूकोज में एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में अब होता क्या है, तो इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज है वो 12 एंजाइम में विखंडन होता है। कितने एंजाइम में विखंडन होता है, तो ये 12 एंजाइम में विखंडन होता है। ठीक है। ग्लूकोज का ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें 12 एंजाइम में ग्लूकोज ये विखंडन हो जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है और वहां से फिर हम लोगों को एनर्जी मिलता है ना। और होता है कहाँ, तो यह काम जो है साइटोप्लाज्मा में होता है। अब है कि साइटोप्लाज्मा किसे कहते हैं, तो आप लोग सेल में पढ़े भी होंगे और इसका जब मैं सेल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं इसका भी वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है। तो सेल में क्या है कि सेल के जो द्रव होते हैं, कोशिका में जो द्रव होते हैं, तो उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऐसे जनरली लोग जानते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म में ये विखंडन होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई एनारोबिक रिस्पायरेशन का विखंडन कहाँ होगा, ये डिफ्यूज कहाँ हो सकता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। और इसका विखंडन में 12 एंजाइम में ये टूटते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में पायरुविक एसिड का फंक्शन है। ये जो प्रोसेस जो चल रहा है, इस प्रोसेस का जो अंतिम चरण होता है वो अंतिम चरण पायरुविक एसिड है। ठीक है। जैसे सबसे पहले ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो है वो टूटता है 12 एंजाइम में, 12 एंजाइम भी वो टूटते हैं। इट मीन्स कि इस तरह से जो प्रक्रिया चलते जाता है, लास्ट का जो प्रक्रिया है, लास्ट प्रोसेस जो है वो पायरुविक एसिड बनता है। और इस पायरुविक एसिड में हम लोग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में कुछ बताए थे कि इसमें जो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में एटीपी का 4 अणु में वो डिवाइड होता है। अब ये एटीपी क्या है, तो एटीपी का फुल नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। एटीपी का फुल नेम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पायरुविक एसिड में 4 एटीपी ये टूटता है और ये 4 एटीपी, 2 एटीपी इधर और 2 एटीपी उधर, ये 4 एटीपी में टूटता है, जिसमें 2 एटीपी में क्या होता है कि ऊर्जा मुक्त करने में ये समाप्त हो जाता है और हम लोगों को 2 एटीपी से एनर्जी मिलता है। ठीक है। यानी का 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो खर्च हो जाता है और 2 एटीपी से ही हम लोगों को लाभ मिलता है। तो पायरुविक एसिड में 4 एटीपी हो गए, 2 एटीपी से ऊर्जा मिल रहा है और 2 एटीपी ऊर्जा के लिए ये खपत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और हम लोगों को लाभ जो है ये मात्र 2 ही एटीपी से मिलता है। ठीक है। पायरुविक एसिड का रासायनिक फार्मूला है, पायरुविक एसिड का जो रासायनिक फार्मूला है वो है COCH3COOH, है ना। ये 4 एटीपी में ये टूटा है और इसका रासायनिक नाम COCH3COOH है। इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है, यानी पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता। हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन देख रहे हैं जहाँ की ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ये पायरुविक एसिड ये भी 2 भाग में बट जाता है, एक लैक्टिक एसिड में और दूसरा एथिल अल्कोहल में। ठीक है। सबसे पहला है लैक्टिक एसिड में और दूसरा है एथिल अल्कोहल में। तो एथिल अल्कोहल ये पौधों में होता है, इट मीन्स कि प्लांट सेल में ये मौजूद होता है। और जब पौधों में जब कभी कभी हम लोग को ये देखने को मिलता है कि पौधे में कहीं कहीं पे मांसल भाग हो जाते हैं या कहीं फूड स्टोर हो जाता है, तो जिसके कारण से कहीं कहीं जगहों पे वो फूला हुआ दिखाई देता है। तो चूंकि वहाँ पे एथिल अल्कोहल का जमाव हो जाता है।
ठीक है, ये काम पौधों में हो रहा है, वहाँ पे एथिल अल्कोहल में जमा हो जाता है। और लैक्टिक एसिड में ये जंतुओं में होता है। तो जब हम लोग रनिंग पीरियड में रहते हैं, जब हम लोग काम करते रहते हैं, तो लैक्टिक एसिड उतना ज़्यादा नहीं बन पाता है। ये लैक्टिक एसिड टूटकर ये ग्लूकोज में फिर परिवर्तित होता है और हम लोगों को एनर्जी मिलते रहता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे कि जब कभी यदि कोई एक्सरसाइज पहले कभी ना किया हो और कोई हार्ड वर्क कर लेता है, कोई यदि पहली बार एक्सरसाइज करता है, तो उसका हाथ और पैर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो जाते हैं। तो ये दर्द किस वजह से हो रहा है? तो वहाँ पे जो है मसल्स में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, जिसके कारण से वो दर्द उत्पन्न होता है। और उसको फिर दोबारा यदि हम लोग वही काम करते जाते हैं तो लैक्टिक एसिड फिर से वो टूटता है और ग्लूकोज में वो बदलता है, और बदलने के पश्चात हम लोगों को फिर से एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ था एनारोबिक रिस्पायरेशन में। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ एनारोबिक रिस्पायरेशन में कि एनारोबिक रिस्पायरेशन को किस नाम से जानते हैं? शुगर फर्मेंटेशन भी इसे कहा जाता है। और इसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं, इसमें ग्लूकोज का काम होता है। और ग्लूकोज एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान इसका विखंडन साइटोप्लाज्म में होकर के 12 एंजाइम में ये टूटते हैं, जिसमें अंतिम रूप का जो प्रोडक्ट बनता है वो पायरुविक एसिड बनता है। और पायरुविक एसिड में 4 एटीपी होते हैं, जिसमें 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त करने में समाप्त हो जाते हैं, और बचा 2 एटीपी, उसी से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, लाभ हम लोगों को मिल पाता है। ठीक है, और पायरुविक एसिड का रासायनिक फार्मूला जो है वो है COCH3COOH, और इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है। इसमें लैक्टिक एसिड और एथिल अल्कोहल होते हैं। एथिल अल्कोहल पेड़ और पौधे में होते हैं, और लैक्टिक एसिड जंतुओं में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में कि एरोबिक रिस्पायरेशन ये है क्या। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, और इसका भी अंतिम प्रोडक्ट जो है वो पायरुविक एसिड ही है। एरोबिक रिस्पायरेशन का अंतिम प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड का यहाँ पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, पायरुविक एसिड का यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड का यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इसमें पायरुविक एसिड में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, पायरुविक एसिड में जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज हो रहा है, और इसमें 36 एटीपी यानी 36 एटीपी में ये टूटता है। यहाँ से यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड में हम लोग देखें कि 36 एटीपी में टूट रहा है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो पायरुविक एसिड था ये इसमें 4 एटीपी में टूट रहा था, जिससे कि हम लोगों को मात्र 2 ही एटीपी से लाभ मिल रहा है ना, और यहाँ पे 36 एटीपी से हम लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंटरनल रिस्पायरेशन में टोटल कितना एटीपी हो गया, तो 36 एटीपी इधर और 2 एटीपी उधर, यानी टोटल 38 एटीपी है ना। और यही 38 एटीपी जो है ये टूटकर हम लोगों को एनर्जी प्रदान करता है। तो एटीपी के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सेल में ही लेते हैं, क्योंकि सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम लोग पावर हाउस कहते हैं, उसी में एटीपी ये मौजूद होता है। यदि आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए सेल के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, तो मैं सेल के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में कि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में कौन कौन प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रहे हैं, और सेकंड है क्रेब्स साइकिल प्रोसेस। ठीक है, तो चूंकि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि इसमें एटीपी जो है वो कितने अणु में डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो एटीपी ये 4 एटीपी में डिवाइड होता है। एटीपी का फुल नेम भी बताया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसका जो पूर्ण रूप से जो विखंडन है वो कहाँ हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में भी मैं बताया। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का खोज कौन किए हैं, तो एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्सन ने किया था।
3 व्यक्ति जो थे वो खोज किए हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का। सबसे पहला है एम्बेडेन, और सेकंड है मेयरहॉफ, और थर्ड है पार्सन। इसलिए ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को ईएमपी पथ भी कहा जाता है। तो यहाँ से इट मे बी की पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद बन रहा है कि ईएमपी पथ किसे कहते हैं, कौन से प्रोसेस को कहा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को ईएमपी पथ कहते हैं। ठीक है। सेकंड है क्रेब्स साइकिल प्रोसेस। इसका खोज कौन किया? तो हैंस क्रेब्स ने 1937 में किया था। क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, डेट याद रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हैंस क्रेब्स का नाम याद रखिएगा कि क्रेब्स साइकिल का खोज कौन किया। हैंस क्रेब्स, इन्हीं के नाम पर क्रेब्स साइकिल पड़ा है। इसमें ऑक्सीजन का फंक्शन होता है, इसमें ऑक्सीजन का फंक्शन हो रहा है। इसमें देखिए कि क्रेब्स साइकिल में 2 तरह के सेलों में इसका काम अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहला है यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन कर रहा है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला में इसका विखंडन होता है। ठीक है, और तब जाकर के एनर्जी मिलता है। तो सेल के बारे में थोड़ा बहुत सेल के बारे में मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे जानकारी देता हूँ। सेल का आकार जो है वो निश्चित नहीं होता। ठीक है, उसका आकार किसी भी तरह का होता है, गोल भी हो सकता है, फिर स्क्वायर में भी हो सकता है, किसी भी तरह का होता है। सेल 2 तरह के होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होते हैं कि उसमें प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है। सेल के बीचों बीच जो है वो न्यूक्लियस होता है, और सेल में बहुत सारे इसके पार्ट भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गए, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम होते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और लाइसोसोम हो गए, राइबोसोम हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह का सेल मौजूद होता है हम लोगों के बॉडी में। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यदि हम लोग बड़ा करके देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ये बिल्कुल इस तरीके का होता है, जूते आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसमें डबल लेयर मौजूद होते हैं। इसके अंदर उंगली की तरह संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में उंगली की तरह संरचनाएं पाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और एटीपी का विखंडन यहाँ ही हो रहा है। एटीपी जिसके बारे में अभी हम लोग जिक्र किए, एटीपी, तो एटीपी का विखंडन यही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ से भी सवाल आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत तरह का सवाल आता है। सबसे पहला कि माइटोकॉन्ड्रिया होता कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है ऊर्जा प्रदान करता है और ऊर्जा बनाने का ये काम करता है। ठीक है, इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे पावर हाउस के भी नाम से जानते हैं। और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कहाँ से आता है, तो एटीपी के अणु इसमें टूटते हैं और हम लोगों को एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक मैं बताया सेल के बारे में, तो ये छोटा सा मैं सेल के बारे में बताया। इसके बारे में यदि जानकारी और भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इंक्लूड करें, तो मैं सेल के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी कहाँ कहाँ जाकर क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस हो रहा है, तो यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में इसका प्रोसेस होता है और प्रोकैरियोटिक सेलों में कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी सेल चैप्टर में ही देखेंगे। क्रेब्स साइकिल का अधिकतम जो एटीपी होता है, क्रेब्स साइकिल में एटीपी अधिक से अधिक टूटता है, यानी एटीपी का अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो क्रेब्स साइकिल में ही होता है। तो ये हम लोग देखें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस हो रहे हैं। सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस इसका जो पूर्ण है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म इसी को कहते हैं, सेल के अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है
इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हो रहा है। इसमें एटीपी कितने अणु में टूट रहे हैं, तो 4 अणु में टूट रहा है। ग्लाइकोलाइसिस का खोज कौन किया, तो एम्बेडेड मेयरहाफ पार्सन ने किए थे, इसलिए इसे ईएमपी पथ भी कहते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल, इसका खोज कौन किए, तो हेंस क्रेब्स ने किए। कब किए थे, 1937 में। और इसमें ऑक्सीजन मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है। ये कहाँ कहाँ हो रहा है, तो यूकैरियोटिक सेलों में भी हो रहा है और प्रोकैरियोटिक सेलों में भी हो रहा है। यूकैरियोटिक सेल में कहाँ हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जो कि अभी मैं बताया, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में कहाँ हो रहा है, तो सेल में, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्रेब्स साइकिल में एटीपी अधिक से अधिक बार इसका उत्पादन क्रेब्स साइकिल में ही होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग रिस्पिरेटरी ऑफ ह्यूमन के बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में किस तरह से रिस्पिरेशन हो रहा है। और ह्यूमन में जो रिस्पिरेशन हो रहा है वो बहुत सारे अंगों का एक सिस्टम बना हुआ होता है, ठीक है, एक तंत्र बना हुआ होता है। कौन कौन सारे अंग हैं, तो सबसे पहला है नसल पासेज, उसके बाद में है ट्रैकिया, लैरिंग्स, लंग्स, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो जहाँ जहाँ से ये एयर गुजरता है, एयर जो है वो मूव कर रहा है और सेल तक ऑक्सीजन को यदि पहुँचाता है, तो सारा का सारा हम लोग हम लोग उसे रिस्पिरेटरी ऑर्गन ही कहते हैं, ठीक है। इसमें नसल पासेज, ट्रैकिया, लैरिंग्स और लंग, इन सभी अंगों से गैस का आदान प्रदान होता है ना। तो ये सारे ऑर्गन के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नसल पासेज के बारे में। तो नसल पासेज जो है, फिगर के अनुसार से नाक को ही ये कहा जा रहा है, ये इस तरह से नसल पासेज है कि इसमें 2 छिद्र होते हैं। नसल पासेज में 2 छिद्र इसमें होते हैं और दोनों छिद्र के लास्ट वाले जो पॉइंट होते हैं उसे हम लोग नसल कैविटी कहते हैं, जहाँ की ये नसल, दोनों छिद्र जो है वो नसल कैविटी के पास में खुलते हैं, ठीक है। ये जो छिद्र है यहाँ से एयर पास करता है और इस छिद्र में म्यूकस मेम्ब्रेन भी मौजूद होते हैं। यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, मौजूद होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हवा के साथ में धूलकण जब आता है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन उसे अपने पास खींच लेता है और सारा का सारा जो धूलकण होता है यही म्यूकस मेम्ब्रेन में जाकर चिपक जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि हवा में जो धूलकण होते हैं वो हमारे फेफड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये फेफड़े को रक्षा भी करता है, लंग्स को ये रक्षा करता है। और दोनों छिद्र के पास में जो ये जो जगह होता है इसे हम लोग सेप्टम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेप्टम के बारे में भी बताया, यहाँ पे मैं सेप्टम के बारे में भी लिखा हूँ। तो दोनों छिद्र के पास में जो जगह होते हैं उसे हम लोग सेप्टम कहते हैं। उसके बाद में ये दोनों छिद्र का लास्ट पॉइंट जो है वो नसल कैविटी में खुलता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे नसल कैविटी के जस्ट नीचे नसल कैविटी के जस्ट नीचे लैरिंग्स होते हैं, ठीक है। यानी लैरिंग्स जो है वो नसल पासेज और ट्रैकिया के बीचों बीच में मौजूद होते हैं, ठीक है। ट्रैकिया जो है वो यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रैकिया ये हो गया। इसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। तो लैरिंग्स जो है वो नसल पासेज और ट्रैकिया के बीचों बीच में होते हैं। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसलिए कि ये लैरिंग्स का काम ही है यहाँ से आवाज़ को निकालना, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। लैरिंग्स में ये एक एपिग्लॉटिस होते हैं। एपिग्लॉटिस जस्ट लाइक एक हम लोग कह सकते हैं ढक्कन टाइप का ये काम करता है कि ताकि जब एयर आता है, जब एयर लैरिंग्स के पास में पहुँचता है तो ये ढक्कन ओपन होता है और उसके बाद में फिर एयर अंदर की ओर चला जाता है और वापस ढक्कन फिर लग जाता है। इसी के
तो इसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। उस ढक्कन को एपिग्लॉटिस कहा जाता है। वो जस्ट यहाँ पे इस तरीके से ये होते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस का यही काम है कि जब एयर का प्रेशर इस पर पड़ता है तो ये ढक्कन अपने आप ये हटता है और उसके बाद में एयर फिर अंदर जाता है और वापस फिर ढक्कन लग जाता है। इसी चीज़ को हम लोग इस ढक्कन को हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस समय बात नहीं करना चाहिए और जब खाने के समय में पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ढक्कन है ये ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पाता है। अगर एक साथ ही हम लोग खाना भी खाएं और बात भी करें, बात यदि करेंगे तो एयर जो है वो हमारे माउथ में प्रवेश होगा ही और साथ में हम लोग पानी भी पी रहे हैं। तो तीन चीज़ यदि एक बार यहाँ पे आए तो ये ढक्कन जो है वो ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हम लोग कभी कभी वोमिटिंग भी कर देते हैं। इसीलिए मना किया जाता है कि खाना खाते समय जो है वो हम लोग ना पानी पिएं और ना ही तो बात करें किसी से। ये हुआ एपिग्लॉटिस। तो लैरिंक्स के जस्ट नीचे ट्रैकिया है। ट्रैकिया और रिस्पायरेटरी यानी का रिस्पायरेटरी कैनल, श्वास नली को कहा जा रहा है, ठीक है। रिस्पायरेटरी कैनल किसे कहते हैं तो श्वास नली को कहते हैं। ट्रैकिया और रिस्पायरेटरी कैनल के बीचों बीच में ये होता है। ये हो गया रिस्पायरेटरी कैनल और ये हो गया ट्रैकिया। ये दोनों के बीच में जो है ये लैरिंक्स मौजूद होते हैं और लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग ट्रैकिया के बारे में देखेंगे कि ट्रैकिया में जो है इसके जो शाखाएं होते हैं वो ब्रोंकियोल कहा जाता है। इसके ट्रैकिया की शाखाओं को ब्रोंकियोल कहते हैं। ये इस तरह से डिवाइड ये होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये डिवाइड होता है। ये सारा का सारा जो है ये ब्रोंकियोल होता है। और ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है तो 12 सेंटीमीटर। ट्रैकिया की कितनी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। इसकी जो शाखाएं होती है उसे क्या कहते हैं तो ब्रोंकियोल कहा जाता है। अब हम लोग तो एयर जो है वो ट्रैकिया से भी पास करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लंग्स के बारे में कि लंग्स आखिर है क्या। तो सबसे पहले कि लंग्स ये भी एक जोड़ी होते हैं। लंग्स भी एक जोड़ी होते हैं, एक तो लंग्स भी जो है वो एक जोड़ी होते हैं और श्वास नली यानी रिस्पायरेटरी कैनल और ट्रैकिया से ये जुड़ा हुआ होता है। ये श्वास नली ये हो गया और ट्रैकिया से ये लंग्स जो है ये जुड़े हुए होते हैं। ये बिल्कुल मसल्स का ये बना हुआ होता है, गुब्बारे की तरह ये फूलता है, ठीक है। और लंग्स जो है ये दो भाग में इसका डिवाइड है, एक राइट लंग्स और एक लेफ्ट लंग्स में ये होते हैं। तो राइट लंग्स जो होता है वो अधिक लंबा होता है। देखिए ये राइट वाला मैं बनाया हूँ, ये अधिक लंबा है और ये लेफ्ट का है, ये इससे छोटा है। लेफ्ट साइड में जो है वो हार्ट भी मौजूद होता है, ठीक है। तो राइट लंग्स जो है उसमें 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग्स जो होते हैं उसमें 2 ही लोब्स होते हैं, ठीक है। और लंग्स जिस चीज़ से घिरा हुआ रहता है उसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है। ये है ना, ये हो गया लंग्स के बारे में। लंग्स के जस्ट नीचे एक पट्टी के जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ये इस तरह से। इसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम जो है ये इस कैविटी में ये मौजूद होता है, खाली जगहों पर। फेफड़ा के जस्ट ये नीचे होता है। जब हम लोग को हिचकी आता है तो यही डायफ्राम जो है वो फंक्शन करता है। ये डायफ्राम ऊपर नीचे ये होता है, ठीक है। जब फेफड़ा में एयर आता है और जाता है तो डायफ्राम फेफड़ा को सपोर्ट भी करता है,
ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग देखा रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग ह्यूमन में रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या क्या चीज़ है, तो नसल पासेस हो गए और रिंग्स हो गए, ट्रैकिया हो गए, लंग्स हो गए, डायफ्राम भी हो गए। ये सारा का सारा जो है वो इन सभी अंगों से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में देख लिए और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से ज़्यादा सवाल भी आता है। और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।